डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बायोस्टेट के एक इंतहाई अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एग्जाम्स के हवाले से एक इंतहाई अहम यूनिट है। आज की इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कौन सी डेटा होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा जो हमारे पास इस तरह का कर्व देता है तो इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जी स्कोर किसे कहते हैं, जी स्कोर को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं और जी स्कोर के लिए जो टेबल यूज़ होता है तो हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे कि हम उस टेबल से जी स्कोर मालूम कर लें। इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट को। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल सा बता देता हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। देखो, कोई भी डेटा जो हमें इस तरह का कर्व देता हो उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा कहते हैं या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कहते हैं। अब इस कर्व का क्या मतलब कि हमारे पास कोई भी डेटा जो मीन या मिड पॉइंट के राइट और लेफ्ट साइड पे सिमेट्रिकल लाई करती हो, जितनी डेटा राइट साइड पे लाई करती है उतनी डेटा लेफ्ट साइड पे लाई करती हो मिड पॉइंट के, तो उसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। जो मीन पॉइंट्स के दोनों साइड पे सिमेट्रिकल लाई करती हैं जो डेटा, उसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। ये सिंपल सी एक डिफिनीशन है, एक सिंपल है कि आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को किस डेटा को कहेंगे। तो वो डेटा जो हमारे पास ये कर्व देता हो, वो डेटा जो मिड पॉइंट के दोनों साइड पे सिमेट्रिकल लाई करता हो, तो उस डेटा को हम क्या कहेंगे, उस डेटा को हम कहेंगे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो अब हम इस यूनिट के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाई स्टडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? ऑल्दो few data distribution are precisely normal, many resemble the normal distribution some closely। देखो, अक्सर डेटा जो हमारे पास होते हैं बायोस्टेट्स वगैरह में, स्टेटिस्टिक वगैरह में, वो क्या होते हैं, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होती हैं, या फुल बाय फुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के इंतहाई ज़्यादा क्लोजली लाई करती हैं। सही है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो डेटा जो मिड पॉइंट के दोनों साइड पे सिमेट्रिकल लाई करती हो, वो उसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। और वो हमारे पास एक स्पेसिफिक कर्व देती है जो ऑलरेडी एक प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूं। अब द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड द सैंपल साइज इज लार्ज इनफ। क्या है कि अगर हम सैंपल साइज को लार्ज ले लें, हमारे पास अगर सैंपल साइज लार्ज होगा तो जो सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सही है, एक्यूरेसी भी उसकी ज़्यादा होती है और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब ये है कि मिड पॉइंट के दोनों साइड पे वो सिमेट्रिकल लाई करती है वो डेटा। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि सैंपल साइज जितना लार्ज होगा, जितना बड़ा होगा, उतना वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोजली लाई करेगा। इसके बाद यूज्ड इन एस्टिमेशन एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एज आ स्टैटिस्टिकल मॉडल। जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम स्टैटिस्टिक में एस्टिमेशन और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक जो कि हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। ये आपकी उसके लिए याद रख लें कि देखो हमारे पास बायोस्टेट के डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब उसके सब ब्रांचेज। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है हमारे पास, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि इस बायोस्टेट के फर्स्ट यूनिट में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है।
सही है। तो जो एस्टिमेशन और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और जो एस्टिमेशन है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, तो ये अलग से यूनिट है जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप वहां से इन यूनिट्स को भी देख सकते हैं कि एस्टिमेशन किसे कहते हैं और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं। यहाँ पे इतना याद रख ले कि इन्फेरेंशियल एस्टिमेशन में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा वो हमें इस टाइप का कह देगा, इस टाइप का कर हमें देगा। अब इसकी जो शेप है, मतलब ये जो मिड पॉइंट यहाँ पे है और ये जो इसकी क्या है हाइट है, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मीन पे डिपेंड करती है। ये किस चीज पे? ये मीन पे डिपेंड करती है और स्टैंडर्ड डिविएशन पे डिपेंड करती है। सही है। द शेप ऑफ द गिवन नॉर्मल कर्व रिजल्ट फ्रॉम, कहां से रिजल्ट होता है? फ्रॉम डिफरेंट वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। द मीन डिटरमाइन द मिड पॉइंट। ये जो मीन है ये इस कर्व का मिड पॉइंट को डिटरमाइन करता है। सही है। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे? 50 पे। सही है। एक डेटा का मीन क्या है? एक डेटा का मीन है 70, तो ये क्या होगा? ये हमारे पास यहाँ पे 70 पे लाई करेगा। सही है। अब मिड पॉइंट इस कर्व का वो कौन डिसाइड करता है? वो मीन डिसाइड करती है उस डेटा का। द स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा changes the shape, it affect the spread or the dispersion of the score। जो हमारे पास इस कर्व की जो हाइट है, ये जो शेप है, ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ये सिग्मा पे डिपेंड करता है। जितना सिग्मा बड़ा होगा उतना ये जो हमारे पास ग्राफ है ये क्या होगा? ये उतना फ्लैट होगा। मतलब वो जो वैल्यूज हैं वो ए मीन से ज्यादा दूरी पे होंगे। देखो ये मीन से ज्यादा दूरी पे होंगे जितना हम सिग्मा को बढ़ाएंगे, जो आगे एक ग्राफ में आ रहा है, तो वहां से आप लोग इसको सीख लोगे। यहां पे देख ले, द लार्जर द वैल्यू ऑफ सिग्मा मोर डिस्पर्स द स्कोर। मतलब जितनी सिग्मा को आप बढ़ाते हो तो वो वैल्यूज उतने डिविएट होते हैं अपनी मीन से, और आपके पास ग्राफ उतना क्या होगा? ज्यादा डिस्पर्स होगा, फ्लैट होगा। यहां पे इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हो। देखो मीन तो दोनों का सेम है, मीन हमारे पास क्या है? सेम है। लेकिन ये जो हमारे पास ये कर्व है, ये जो ऊपर वाला कर्व है, तो इसके लिए क्या है? इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है? सिग्मा की वैल्यू 12 है। तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि ये जितनी भी वैल्यू है ये मिड पॉइंट के नजदीक लाई करती है। देखो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि जितनी भी वैल्यू है हमारे पास वो क्या करती है? वो मिड पॉइंट के नजदीक लाई करती है, क्योंकि इसका सिग्मा की वैल्यू कितनी है? सिग्मा की वैल्यू 20 है। जबकि ये दूसरा ग्राफ जो है उसमें सिग्मा की वैल्यू 24 है, तो वो क्या है? वो ग्राफ हमारे पास फ्लैट है। ये देखो इस ग्राफ को आप देख सकते हो, ये ग्राफ हमारे पास फ्लैट है और इसकी में सिग्मा की वैल्यू 24 है। तो इसका मकसद ये है कि जो हमारे पास ग्राफ का मिड पॉइंट है वो डिसाइड करता है आपके वैल्यूज का मीन, और ग्राफ का जो हमारे पास फ्लैटनेस है या डिस्पर्जन है वो डिसाइड करता है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा वैल्यू। सिग्मा वैल्यू जितना छोटा होगा उतना वो ग्राफ आपके पास क्या होगा? कंजेस्टेड होगा, उतना टाल होगा। लेकिन सिग्मा की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो वो ग्राफ आपके पास फ्लैट होगा। सही है। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि सिग्मा जो है वो डिस्पर्जन के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। सिग्मा बढ़ाओगे वो वैल्यू आपके पास ज्यादा डिस्पर्स्ड होगी, मीन से दूर होगी। अब ये स्लाइड एमसीक्यूज के हवाले से इंतहाई अहम है। देखो हमने आप लोगों को ग्राफ दिखाया कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है तो वो हमारे पास बेल शेप ग्राफ देता है। अब उस ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं यहाँ पे देख ले कि वो ग्राफ क्या होगा? बेल शेप ग्राफ होगा। यहाँ पे मैं आपको बना दूं, ये हमारे पास क्या है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हमारे पास क्या देता है? ग्राफ देता है। सही है।
ये क्या है, ये बेल शेप ग्राफ होता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेल की तरह, घंटी की तरह इसका शेप है। दूसरा क्या है, इट इज एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक किसे कहते हैं, एसिम्प्टोटिक इसे कहते हैं कि ये जो इसका एंड पॉइंट है ये बेस लाइन से टच नहीं करता, मतलब ये बेस लाइन को टच नहीं करता, इसलिए इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक की ये जो ग्राफ है ये क्या कहते हैं, ये एक्स लाइन की, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इसको टच नहीं करता, इसलिए इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक। अगर हमारे पास एक वैल्यू है वो क्या होती है, वो इस तरह का ग्राफ देता है तो उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं कहते। सही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कौन सी डेटा होगी, वो डेटा ये होगी कि वो हमारे पास इस तरह का ग्राफ देता हो। तो एक तो ये है कि ये हमारे पास बेल शेप होगा जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं। सेकंड ये होगा एसिम्प्टोटिक होगा, इसके जो एंड पॉइंट है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। अब कोई भी डेटा जो हमें इस तरह का ग्राफ देता हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम नॉर्मल कर्व कहते हैं, ये भी नॉर्मल कर्व की एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद इट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल। परफेक्टली सिमेट्रिकल किसे कहते हैं कि इसको दोनों साइड जो हमारे पास है वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, मतलब जितने डेटा आपके पास यहाँ पे लाई करते हैं उतनी डेटा आपके पास इस साइड पे भी लाई करेंगे। ये जो मीन है ये बिल्कुल दरमियान में होगा, एक ये प्रॉपर्टी भी इसकी होनी चाहिए। इसके बाद मीन, मीडियन एंड मोड आर इन द सेंटर ऑफ द कर्व। जितने भी मीन, मीडियन और मोड जो सेंट्रल प्रोबेबिलिटी के जो यूनिट्स हैं जो हमारे पास, तो वो क्या है, वो दरमियान में लाई करेंगे। सही है। इसके बाद हाफ द वैल्यू 50% लाई ऑन ईच साइड व्हेन इट इज कट इनटू हाफ एट द हाईएस्ट पॉइंट। अगर आप यहाँ पे इसको काट दें तो ये जो है हाफ वैल्यू इस साइड पे रह जाएंगे, हाफ वैल्यू इस साइड पे रह जाएंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसके दो डिटर्मिनेंट हैं, एक मीन जो इसके मिड पॉइंट को डिसाइड करता है कि मिड पॉइंट इसका कहां होगा, दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन जो डिस्पर्जन ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करता है कि हमारे पास वैल्यूज कितने डिस्पर्स्ड होंगी। सही है। तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख ले अच्छे तरीके के साथ। इसमें से आप लोगों का एक एमसीक्यूज लाजमी आता है एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास एक एम्पेरिकल रूल है कि आपके पास चाहे डेटा जो भी हो, जिस टाइप का डेटा आपके पास हो, चाहे वो आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है, चाहे वो आपके पास हेल्थ से रिलेटेड डेटा है, चाहे वो आपके पास बिजनेस से रिलेटेड डेटा है, अगर वो हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो मीन के एक साइड पे और दूसरे साइड पे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान जो डेटा है वो 68% होगा। टेंशन ना ले, आगे पिक्चर आ रहा है उसमें आपको पता चल जाएगा। इसके बाद मीन और सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान जो डेटा होगा वो 95% होगा, और जो हमारे पास मीन और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन डेटा है वो 99.7% होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्राफ के थ्रू ये रूल जो है एम्पेरिक रूल आप लोगों को समझा दूं। इस ग्राफ में आप लोग देख लें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मीन। अब मीन और फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान जो डेटा है वो हमारे पास 68% है। हाफ डेटा इस साइड पे लाई करता है और हाफ डेटा इस साइड पे लाई करता है। ये जो टोटल फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के दरमियान डेटा होगा वो 65% होगा। सही है। इसके बाद डेटा मीन और सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान जो डेटा है वो 95% डेटा लाई करता है। ये जो आप लोगों को ग्रीन कर्व नजर आ रहा है, यहां से लेके यहां तक की जो डेटा हमारे पास है वो क्या है, वो 95% होगा। इसके बाद थर्ड वन जो हमारे पास है, तो मीन और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान जो डेटा होता है वो 99.7% होता है। यहाँ पे आप लोग इसको देख ले कि जो मीन और फर्स्ट
स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान जो हमारे पास 68% ऑफ डेटा लाई करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक तो ये है कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चाहे जो भी डेटा हो, जितना भी हो, जैसा भी हो, एक तो ये है कि फुल बाय फुल डेटा यहां से लेके यहां तक लाई करता है, एक तो ये। दूसरा, मीन और फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान हमारे पास 68% ऑफ डेटा लाई करता है, जिसमें से 34% जो है वो राइट साइड पे लाई करता है, 34% लेफ्ट साइड पे लाई करता है। अब आप लोगों के पास एमसीक्यूज एग्जाम में इस तरह आ सकते हैं कि एरिया बिटवीन मीन एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन इज 68%। सही है। इसके बाद देखो, ये जो मीन +2 सिग्मा एंड मीन -2 सिग्मा, ये जो माइनस साइड ये लिखा है ये मीन के लेफ्ट साइड को शो करता है, और जो प्लस लिखा है ये राइट साइड पे। तो दोनों साइडों को मिला के जो मीन और फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान एरिया होगा वो 68%, मीन और सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 95%, और मीन एंड थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन ये हमारे पास 99.7%। और क्या है कि तमाम की तमाम डेटा इन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे पास लाई करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी डेटा है। और ये क्या है? ये एम्पेरिकल रूल है। आप लोगों को इसने एज सच आपने इसको इसी तरह आप लोगों ने याद करना होगा, और इसमें से भी आप लोगों का एमसीक्यूज आ सकता है। वो स्टेटमेंट के शक्ल में भी आपको देख सकते हैं कि the area between mean and first standard deviation is equal to, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 68% के बराबर होता है। सही है। और यहाँ पे आप लोगों को उसके थ्रू ग्राफ के थ्रू भी दिखाया गया है। ये रेड हमारे पास मीन और फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान डेटा है। इसके बाद ये जो ग्रीन आपको नजर आ ये 95% ये सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के दरमियान है, और ये जो ब्लू नजर आ रहा है तो ये क्या है? ये आप लोग थर्ड जो है स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन एक बात सुन लो, सही है, कि देखो थर्ड जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है उसमें ये तमाम के तमाम डेटा आते हैं। सही है, इंक्लूडिंग ग्रीन एंड ये जो रेड, तमाम का तमाम डेटा आता है, क्योंकि ये आपके फुल बाय फुल डेटा का 99.7% पार्ट बनाता है। अब यहाँ पे पिक्चर में आप देख भी सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारे पास है मीन और सिग्मा 1, तो वो 68% है, 34 एक साइड पे, 34 दूसरे साइड पे। सही है, 34 वन साइड, 34 सेकेंड साइड। ये जो सिग्मा -2 ये 13.5, तो इन दोनों को अगर आप मिला लेते हो और इन दोनों को आप मिलाते हो तो ये फुल बाय फुल हमारे पास कितना बनाता है? 95 बनाता है। सही है, आप इसको काउंट भी कर सकते हो। 35 को 35 के साथ प्लस करो तो 68 आता है। 13.5 को 13.5 के साथ अगर आप क्या करो? प्लस करो, तो इससे आपके पास क्या आता है? इससे आपके पास आता है 27। 27 को 68 के साथ प्लस करोगे तो 95, तो ये सिग्मा आपके पास माइनस सेकेंड। और थर्ड जो है उसमें क्या? उसमें ये तीनों आते हैं, देखो तीनों, ये तीनों आपके पास उसमें आते हैं। 34 को प्लस करोगे, 13 प्लस 13.5 को प्लस करोगे, उसके बाद 2.35 और 2.35, तो ये फुल बाय फुल जो आपके पास ये जो एरिया है ये कितने के बराबर है? ये सिग्मा मीन माइनस सिग्मा 3, और ये 99.7% के बराबर है। और आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन ही के दरमियान आती है। सही है, देखो यहाँ पे इन्होंने आप लोगों को बताया भी है, ये रेड मार्क भी हुआ है। सही है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के दरमियान, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के दरमियान, और ये हमारे पास मीन और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान एरिया है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा किसे कहते हैं और वो किस तरह का कर्व हमें देता है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात आ जाती है जी स्कोर फाइंड करने की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जी स्कोर या जेड स्कोर को फाइंड करने की आपके पास एक फार्मूला है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। एक्स आपके पास नंबर है, मीन म्यू जो है ये यू, ये हमारे पास मीन है,
और नीचे जो हमारे पास ये सिग्मा है स्टैंडर्ड डिविएशन का। सही है। अब यहाँ पे आप देख लें कि all normal distribution can be converted into standard normal curve by subtracting the mean and dividing by the standard deviation। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास डेटा है इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो डेटा होता है जो हमें बेल शेप कर्व देता है, जो ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में गुजर चुका। तो उसमें हमारे पास क्या फार्मूला है, z is equal to x minus mu divided by sigma। Somebody calculated all the integral for the standard normal and put them in table, so we never have to integrate। Even better computers now do all integration। क्या है कि हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, उसको फिर आप ग्राफ में लगा ले वो टेबल में, फिर उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आजकल हमारे पास इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं कि हम उसमें डेटा देते हैं तो वो खुद ब खुद उसको अरेंज करके एनालाइज कर लेता। सही है। लेकिन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम जी स्कोर भी कहते हैं उसके फाइंड करने का फार्मूला ये है, इसको आप जहन में याद रख लें क्योंकि अभी हम इस फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल कर्व, द जी स्कोर। अब जी स्कोर का क्या फायदा है, जी स्कोर टेल अस हाउ मैनी स्टैंडर्ड डिविएशन देयर आर बिटवीन द सेलेक्टेड स्कोर एंड द मीन। जो आपके पास सेलेक्टेड स्कोर है x जो आपको दिया होगा उस और मीन के दरमियान आपके पास नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कितने हैं, एरिया आपके पास कितना है मीन और सेलेक्टेड स्कोर के दरमियान, ये आपको जी स्कोर बताता है। मिसाल मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास घर है, सही है, और ये आपके पास क्या है मीन है। अब आपके पास फला नंबर जो यहाँ पे लाई करता है तो इसने कितना एरिया घेरा हुआ है ये आपको जी स्कोर बताएगा। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है, आप लोग इस एग्जाम्पल को गौर से देखें क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो वहाँ पे फिर आप लोगों के लिए इजी होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a math set score of 575 or less। मीन आपके पास कितना है 500 है एंड सिग्मा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 50। अब इसका अगर हम ग्राफ बना लें जो इन्होंने बनाया है तो क्या है कि यहाँ पे मीन दरमियान में लाई करता है 500 जो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है मेंशन किया है, यहाँ पे क्या कहें 575। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास मीन जो है वो 500 है, आपके पास सिग्मा जो है वो 50 है। अब एक टेस्ट है उसमें से कितने स्टूडेंट के स्कोर 575 या इससे कम होंगे। एक सेट टेस्ट है ना, ये सेट टेस्ट हमारे पास है तो क्या है कि ये टेस्ट स्टूडेंट ने दिया है। अब उन स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट्स के कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स 575 या इससे कम आ सकते हैं, ये इनका क्वेश्चन है। सही है। अब यहाँ पे मीन तो अगर ग्राफ के थ्रू हम इसको शो करें तो ग्राफ में अगर मीन हमारे पास 500 यहाँ पे है तो ये 575 यहाँ पे आता है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसके लिए जी स्कोर हमने फाइंड करना है कि इसमें कितने परसेंट ऑफ पर्सन ये आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं। तो अगर हमारे पास फार्मूला है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 575 है, यहाँ पे हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी है 500 है, इसको हम डिवाइड करेंगे सिग्मा 50 पे, इससे वैल्यू आते हैं 1.5। Z नंबर आपके पास आता है 1.5। अब हमने क्या करना है, टेबल में से इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आप लोगों के पास Z टेबल है, इसमें से हम Z की वैल्यू निकालेंगे 1.5 के सामने। तो उसकी ये है कि देखो अगर Z आपके पास कितना है 1.5 तो यहाँ पे साइड में हम देखेंगे 1.5 को, ये 1.5 हमारे पास आ गया। इसके सामने वैल्यू कौन सी है 0.4332, तो ये हम यहाँ से वैल्यू ले लें।
तो इन्होंने ये वैल्यू ली है कि 0.4332, ये हमारे पास, ये हमने जी टेबल से लिया और जी टेबल आपके पास अलाउ होगा, आप उसको एग्जाम में लेकर जा सकते हैं। अब क्वेश्चन को समझे, इन्होंने क्या कहा था कि कितने स्टूडेंट के नंबर्स 575 या इससे कम होंगे। तो देखो यहाँ पे भी अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो वो भी 575 से कम है, यहाँ पे है वो भी 575 से कम है। तो हमने क्या करना होगा, हमने इस पूरे के पूरे एरिया को लेना होगा, पूरे के पूरे एरिया को लेना होगा। तो मीन और इसके दरमियान जो एरिया है वो तो 0.4332 के बराबर है, सही है। दूसरा, इस साइड वाला एरिया कितने के बराबर होगा, वो हमारे पास 0.5 के बराबर होता है। अब आप पूछोगे क्यों ये को इस कर्व के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया कि ये कर्व जो है इसमें मीन बिल्कुल दरमियान में होता है। 50% एरिया एक साइड पे, 50% एरिया हमारे पास क्या है, दूसरे साइड पे लाई करता है। अब ये जो है 50%, तो ये 0.5 के बराबर है, सही है। अब इनका क्वेश्चन क्या था, इनका क्वेश्चन ये था कि 575 से कम मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो आप फिर क्या है कि ये चीज़ तो 575 और 500, इसके लिए तो z नंबर हमने 1.5 मालूम कर लिया। फिर 1.5 जी टेबल में से हमने देखा तो 1.5 के सामने स्कोर क्या था, 0.4332, सही है। उसके साथ हम ये वाला रीजन प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितने आएंगे, 0.9332, सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 93.32% स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स 575 या इससे कम हो सकते हैं, सही है। अगर इन्होंने सिर्फ ये पूछा होता कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स 575 तक आएंगे तो वो क्या था, वो फिर हमारे पास 0.4332 यानी 43.32% स्टूडेंट के मार्क्स 575 आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि 575 या इससे कम, तो यहाँ पे भी जो मार्क्स है वो भी 575 से कम है। तो हम इसलिए हम फिर क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे एरिया को फिर हम लेंगे, सही है। इन्होंने किस चीज़ का कहा है, इन्होंने लेस का कहा है कि 575 या इससे कम। तो इस क्वेश्चन आप लोग खैर फिर भी सॉल्व कर ले, फिर आप लोगों के जहन में ये बैठ जाएगा। और इस पे हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे आप लोगों का जहन और भी मतलब क्लियर हो जाएगा। आप भी इस पे प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि बायोस्टेट प्रैक्टिस के बगैर आप लोग नहीं सीख सकते। अनदर एग्जांपल क्या है कि सपोज द स्कोर इन अ टेस्ट हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 70। मीन आपके पास कितना है, मीन आपके पास बराबर है 70 के, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 5, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास किस चीज के, 5 के बराबर है। इज्यूम द स्टूडेंट नीड टू गेट एटलीस्ट 60 इन द टेस्ट टू पास द कोर्स। आप ये इज्यूम कर ले कि स्टूडेंट जो है उन्होंने कम से कम 60 मार्क्स लेने हैं इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए, सही है। ये तो इनका गिवन डेटा है कि मीन आपके पास 70 है, सिग्मा आपके पास 5 है, कम से कम स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लेने हैं, अब स्टूडेंट ने 60 मार्क्स लेने हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु टेक दिस टेस्ट आर एबल टू पास द कोर्स, सही है। तो आपके पास कितने स्टूडेंट जो है वो ये क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट पास कर सकते हैं। तो फिर अभी मैं आपको बता दूं सिंपल कर्व के थ्रू, यहाँ पे इस कर्व को देके जब भी आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप अपने लिए ये कर्व बनाया करें। मीन यहाँ पे 60 है, 70 है, सॉरी 70 इसका मीन है, सही है। इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है कि मीन तो 70 है, सही है, और स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, लेकिन 60 पासिंग मार्क्स है। अब कितने स्टूडेंट हैं जो हमारे पास इस टेस्ट में पास हो सकते हैं। अब देखो यहां तक तो हम फाइंड कर लेंगे, इसके बाद इस हिस्से को हम प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि 70 का भी पास है,
80 का भी पास है, 90 का भी पास है, यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे वो तो पास है, लेकिन 60 से कम ये स्टूडेंट फिर आपके पास फेल है। और इन्होंने क्वेश्चन किस चीज़ का किया, पास स्टूडेंट का किया है। तो हम फिर क्या करते हैं, वही फार्मूले के थ्रू 60 हमारे पास x उन्होंने दिया है, इसके बाद मीन हमारे पास 70 है, इसको हम 5 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाती है -2। अब -2 क्यों आ गई, मतलब ये वैल्यू आपके पास मीन से लेफ्ट साइड पे लाई करती है, सही है। अब 2 को जो है आप जी टेबल में हम इसको फाइंड करते हैं। 2 के सामने हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, 2 के सामने हमारे पास ये वैल्यू आती है, देखो ये 2 के सामने है 0.4772। द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन मीन एंड -2 इज 0.4772। लेकिन इनका क्वेश्चन क्या है, देखो ये हमारे पास ये वाली रीजन जो है ना वो किस चीज के बराबर है, वो 0.4772 के बराबर। अब 70 से अबव ये भी तो पास है ना। अब ये हाफ जो है, ये हाफ हिस्सा ये 0.5 के बराबर है। मैंने शुरू में आपको कहा था कि जो मीन होगा, मीन का ये वाला हिस्सा 50% के बराबर होगा और ये वाला हिस्सा 50% के बराबर होगा, और 50% को अगर हम नंबर में लिखें तो वो 0.5 बनाता है। तो इसके साथ हम 0.5 को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 97.72% हमारे पास आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 97.72% ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, वो आपके पास ये टेस्ट पास कर सकते हैं। ये आप लोग फिर एमसीक्यूज के लिए याद रखें, इस टाइप के आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, सही है। अब इसी ही में इनका सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु टेक दिस टेस्ट आर एबल टू पास द स्कोर विथ स्कोर ऑफ एटलीस्ट 65। अब इन्होंने आपके पास स्कोर बढ़ा दिया है कि अगर हम x वहाँ पे हमने पासिंग स्कोर 60 रखा था, अगर 65 रख दे तो फिर हमारे पास क्या होगा, तो वही सिंपल तरीका है, x की जगह पे हम 65 लिख लेंगे, यहाँ पे हम 70 लिख लेंगे, नीचे सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलरेडी दिया है, इससे जो जी स्कोर की वैल्यू आती है तो वो हमारे पास क्या आती है, वो ये आती है 0.3413, सही है। तो 0.3413 और इससे आगे जितने भी वैल्यू आते हैं ये तमाम के तमाम पास हैं। तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 0.3413 के साथ अगर हम 5.5 को मिला लें तो इससे हमारे पास वैल्यू आई थिंक सो हमारे पास आती है 84.13%। मतलब ये है कि अगर हम पासिंग मार्क्स 60 रखते हैं तो 97% स्टूडेंट पास होते हैं, लेकिन अगर हम पासिंग मार्क्स को 65 रख दें, बढ़ा दें, तो हमारे पास 84.13% तक के स्टूडेंट जो है वो क्या हो सकते हैं, वो पास हो सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में इनका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु टेक दिस टेस्ट आर एबल टू गेट स्कोर बिटवीन 60 एंड 75। कि मीन अगर आपके पास 70 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, तो आपके पास कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उनका स्कोर या उनके मार्क्स 60 और 75 के दरमियान में हो। अब इसके लिए और हमारे पास ग्राफ है कि देखो मीन तो 70 है, अब 75 और 60 के दरमियान कितने परसेंट ऑफ हमारे पास वो ये लोग लाई करते हैं, तो उसका फिर हम फाइंड कर लेंगे। वही फार्मूला है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। x 60 है, मीन जो है वो हमारे पास क्या है 70 है, नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, इससे वैल्यू आती है -2। -2 को जब आप जी टेबल में देखोगे तो -2 के सामने एरिया क्या लिखा है 0.4772, सही है। बिल्कुल इसी तरह अगर x हम 75 ले लें और 70 हम मीन ले लें, 5 पे डिवाइड कर ले, तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है 1, जिसको आप जी स्कोर में देखें तो टेबल में तो वहाँ पे आती है 0.3413। अब इन्हों का कहना है, इनका क्वेश्चन था कि 60 और 75 के दरमियान में कितने स्टूडेंट आते हैं, तो इन दोनों को आप प्लस करो, आपके पास वैल्यू क्या आती है, अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो इससे वैल्यू आती है 0.81
और ये हमारे पास 81% बनाती हैं। तो ये इन्होंने गलत लिखा है। 81% स्टूडेंट जो है उनकी क्या है वो 60 से लेके 75 के दरमियान मार्क्स ले सकते हैं। सही है। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे पास ईटा का टेस्ट होता है या मेडिकल का टेस्ट होता है, फिर कहते हैं कि 60 मतलब 200 नंबर का टेस्ट है ना, तो कहते हैं 150 से ज़्यादा इतने स्टूडेंट है, 160 से ज़्यादा इतने स्टूडेंट है। तो वो तमाम के तमाम इस स्टैंडर्ड डिविएशन, इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को पता होता है और फिर क्या करते हैं उसी के मुताबिक वो कैलकुलेट करते हैं और फिर आपके पास स्टेटिस्टिक निकाल लेते हैं कि अबव 180 इतने % स्टूडेंट है, अबव 170 इतने % स्टूडेंट है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास यूनिट है। फिर भी आप लोगों को जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपना जो है इंस्टाग्राम लिंक दिया है, तो उसके थ्रू भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप लोगों का कुछ नहीं जाता, बस अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरे चैनल का लिंक दे और अपने जूनियर से सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू।